माइक किसका ऑन? हो गया, चलो। हम लोग, अब मैंने बताऊंगा मैंने क्या पढ़ाया था। हम लोग फाइल से स्टार्ट करते हैं। बवासीर, आप सब जानते हो कि जो पोर्टल वेन होती है, क्योंकि मैं पढ़ा भी चुका हूँ पोर्टल हाइपरटेंशन, तो मैंने बताया था कि जो पोर्टल वेन है कभी कभी वो कहीं कहीं पर वो सिस्टेमिक वेन से कम्युनिकेट करती है, चाहे वो अम्लागस के आसपास कैपिट मेडुसा बनना, ईसोफेगस की वेन में ईसोजो वेराइसिस था, और मिडिल रेक्टल वेन भी पोर्टल वेन से मिलती है। तो जो रेक्टल वेन्स होती है वो अपनी ट्राइब्यूटरीज एन्युलर एन्युलर हेमोरॉइडल वेन से ब्लड लेती है। कभी कभी ये मिडिल रेक्टल इंफीरियर रेक्टल वेन्स जो है वो कंप्रेस हो जाती है, या पोर्टल प्रेशर बढ़ जाता है, या वॉट एवर, खून इन पोर्टल इन वेन से आगे नहीं बढ़ पाता रेक्टल वेन से, और उस चक्कर में जो एन्युलर एन्युलर हेमोरॉइडल वेन्स होती है वो भी ब्लड ड्रेन नहीं कर पाती। अब वो सुपरफिशियल वेन्स, तो उसके बाद स्पेस से फूलने का, तो वो वेन फूल जाएगी। तो वेन यानी जब वेन बिकम टार्चुअस, इलांगेटेड, they are known as वेरिकोज वेन। जब भी कभी कोई वेन टार्चुअस हो जाए, फूल जाए, इलांगेटेड हो जाए, तो इसको हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको जनरल सर्जरी में, ये है ना। तो यदि एन्युलर हेमोरॉइडल वेन का वेरिकोज वेन हो जाए, वजह पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कोई प्रकार का गठान, हर्निया, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का बढ़ जाना कई बार ज्यादा, वो वजह कुछ भी हो सकती है। तो एन्युलर हेमोरॉइडल वेन फूल जाए, इसे हम बोलते हैं पाइल। और ये बहुत 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 कॉमन बीमारी है, फैमिली पर फैमिली चलती रहती है, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, और सर्जरी कराओ फिर हो जाता है। तो हमारी होम्योपैथी में इसका फिर भी बहुत अच्छा इलाज है। अदरवाइज एलोपैथ तो, है ना, मजा नहीं आता, उनके पास कोई इलाज नहीं। वो स्टूल सॉफ्टनर वगैरह दे देंगे, क्रोमाफिन वगैरह, डल्कोलेक्स, इसबगोल, जहाँ जमाल कोटा, उनके पास वो इलाज नहीं, है ना। हमारी होम्योपैथी में एक जमाल कोटा है, येलो टेबलेट। किसी को लगे ना कि अरे तुम्हारी होम्योपैथी काम वाम करती नहीं, सब नकली है, तो उसको येलो टेबलेट प्रिस्क्राइब करना, बोले तेरे को कब्ज हो ना, कब्ज या नी भी हो, तो रात को 8-9 बजे के आसपास 2 टेबलेट येलो टेबलेट खा लेना, कब्ज बढ़िया हो जाएगा, सब बोलना। यदि उसने 8 बजे रात को खाई ना, करेक्ट 2 या 3 बजे उसको बेहतरीन नींद खोलेगी, और 15-20 बार उसको, 25 बार उसको, है ना, जाना पड़ेगा। इतना खतरनाक जमाल कोटा है येलो टेबलेट। तो लोग येलो टेबलेट, स्टू सॉफ्टनर, ये सब खिलाते हैं। पाइल्स का ऐसा उनके पास इलाज नहीं, सर्जरी करते हैं। तो हम पढ़ते हैं पाइल्स। दीज आर डायलेटेड वेन्स विद इन एनल कैनाल। एनल कैनाल के अंदर ही यदि कोई वेन फूल जाए, चाहे वो सुपीरियर, मिडिल या इंफीरियर रेक्टल वेन में, या उसकी ट्राइब्यूटीज हो, तो इसको हम बोलते हैं पाइल। ये वेरिकोज वेन, इट इज एग्जांपल ऑफ वेरिकोज वेन। आपकी बुक में लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। हेमरॉइड्स आर क्लियरली दो वेराइटी का होता है, इंटरनल जिसको ब्लाइंड बोलते हैं, और एक्सटर्नल जो हम समझ सकते हैं, जो छू सकते हैं, जो दिख सकते हैं। इंटरनल पाइल्स मींस इट इज विद इन अ वेनल कैनाल एंड इंटरनल एनल ओरिफिस। एनस के अंदर होते हैं ये, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, कोई इशू नहीं है। ब्राइट रेड पर्पल कलर के हो सकते हैं। ब्राइट रेड पर्पल कलर के एलोसोकोटिना के भी पाइल्स हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल पाइल्स
ये एनल ओरिफिस के बाहर होते हैं, स्किन से कवर्ड होते हैं, और ये बंच ऑफ ग्रेप्स के रूप में फील होते हैं। सूजा में भी और एलोस में लिखा हुआ है। तो बैठने से एग्रावेशन होता, बैठ नहीं पाता व्यक्ति, बैठेगा तो उसको दर्द होगा एनस के आसपास, बिकॉज बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा फील होगा उसको। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिखा नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा, 2 टाइप के पाइल्स और होते हैं, ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग। अधिकतर पाइल्स आपको नॉन ब्लीडिंग होंगे, कुछ ब्लीडिंग भी मिलते हैं। ब्लीडिंग जब होती तभी मरीज आता है भग भग के अपने पास, और डॉक्टर साहब वो खून बहुत बह रहा डॉक्टर साहब, आज तो लेटरिन में खूब खूब खून गया डॉक्टर साहब। नहीं तो वो गठान जैसा रहता है, उसको मालूम रहता है स्टूल के दौरान वो बाहर आ जाता है, फिर अंदर चले जाता है। जब तक ब्लीडिंग नहीं होगी ना तब तक मरीज डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कॉजेस पे आ जाओ। एक तो हेरिडिटरी है। कोई बताएगा हेरिडिटी क्यों है? क्या पाइल्स जेनेटिक है क्या? बताओ। पाइल्स जेनेटिक है? नो सर। नो सर। नहीं। फिर हेरिडिटरी क्यों है? खाने पीने से। क्योंकि दादाजी को भी कॉन्स्टिपेशन था, पप्पा को भी था। क्यों? कि हफ्ते में 3 दिन वो मैगी ने, पाव भाजी ने, पिज्जा, आलू, जो कब्ज कराते, पोहे, मैगी नूडल्स, मैदे की चीजें खा रहे हैं। तो जो खान पान उसका है, दादाजी का, पप्पा का, ना उसके बेटे का भी वही है ना। टॉयलेट की इवन शीट से भी बहुत फर्क पड़ता है पेट साफ होने में। इवन पानी से बहुत फर्क पड़ता है। लोग बोलते हैं कि नर्मदा का पानी बहुत हल्का होता है, नर्मदा का पानी पियो तो कभी कब्ज वब्ज की ज्यादा समस्याएं नहीं होती। अब जिसको है वो तो है ही। और जो बोरिंग वोरिंग का पानी ज्यादा पीते हैं, हार्ड पानी, उनको कब्ज वब्ज की प्रॉब्लम रहती है। तो ये पानी पे भी डिपेंड करता है। तो हेरिडिटरी इस तरह से, खान पान नॉल, या बैठक बैठक की बहुत व्यवस्था है, बैठक का धंधा पानी, किराना दुकान है, वोट। दूसरा एक्साइटिंग कॉज, डॉक्टर पार्क सजेस्ट स्ट्रेनिंग टू एक्सपल कॉन्स्टिपेटेड स्टूल कॉजेज डायरेक्शन ऑफ द वीनस प्लग्स। तो कब जोरी बहुत ज्यादा जोर जोर लगाना पड़ रहा है स्टूल पास करने के लिए, लेटरिंग के वक्त बहुत प्रेशर आ रहा है रेक्टम पे, इस वजह से भी पाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कॉज भी हो सकते हैं। किसी किसी के अंदर वीनस सिस्टम भी बहुत ज्यादा डक्टाइल या हाइपरट्रोफिड होता है। डाइट, ऐसे लोग जो लो रफेस खाते हैं, वेस्टर्न डाइट, दे पिज्जा, बर्गर, बनेली रोटियां, मैदे की वो सुकड़ी साकड़ी क्या बोलते हैं, पपड़ियां, निपटेंगे, है ना। इसके अलावा कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्ट इन मिक्चुरेशन यानी फुल ब्लेडर, पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सभी भी इसकी वजह हो सकती है। ठीक है, पैथोलॉजी, इसमें सच मुझे ज्यादा कुछ बताना नहीं है, पर प्रत्येक पाइल्स के अंदर एक पेडिकल होता है, डंठल, एक बॉडी होती है मेन हिस्सा, और एक एक्सटर्नल यानी उसके बाहर का एक और जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये 3 चीजें आपको पाइल्स में देखने को मिलती है। सिम्टम, ब्लीडिंग होती है, यदि ब्लीडिंग पाइल्स है तो ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग ब्राइट रेड पेनलेस होगी, अकर एलॉन्ग विद डेफिकेशन। जब स्टूल निकलेगा तो धड़ 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 ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी। पेशेंट कंप्लेन दैट इट स्प्लैशेस इन पैन, तो एकदम से झटके से कमोट में बहुत ज्यादा फव्वारे छूटते हैं ब्राइट ब्लड के, एज द कम्स स्टूल कम्स आउट। और वो बोलते हैं कि जैसे ही लेटरिन बाहर आती है ब्लीडिंग के फव्वारे चालू हो जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना ब्लीडिंग पर। तो किसी किसी को ब्लीडिंग नहीं होती तो अच्छी बात है। दूसरा, प्रोलेप्स, मैंने बताया ना कि लेटरिन के दौरान मस्से जो होते हैं, जिसको मस्से बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, गठाने, है ना, वो थोड़े नीचे आ जाते हैं, और किसी किसी में नीचे आते ही नहीं है। किसी किसी में लेटरिन के दौरान आते हैं, वापस चले जाते हैं। किसी किसी में लेटरिन के दौरान आते तो हैं लेकिन वापस नहीं जाते हैं, मैनुअली जाना पड़ता है, करना पड़ता है फिंगर से। और चौथा, कि किसी किसी में तो इतना खतरनाक प्रोसेस हो जाता है कि लेटरिन के दौरान आए और अब हमेशा वहीं रह गए, मैनुअली भी वापस अंदर नहीं जा पा रहे, तो इसमें सर्जरी करना पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं। तो प्रोलेप्स यानी मस्सों का, डायलेटेड वेन का बाहर आ जाना, पहला फर्स्ट डिग्री पाइल्स होता है।
हेमरॉइड डज नॉट कम्स आउट द एनस, तो हेमरॉइड एनस के बाहर नहीं आता। सेकंड डिग्री, हेमरॉइड्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग डेफिकेशन एंड रिड्यूस ऑटोमेटिकली, तो लेटरिन के दौरान आता है वापस चले जाता है। थर्ड डिग्री, हेमरॉइड्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग डेफिकेशन बट डोंट रिटर्न बाय देमसेल्फ, नीड टू रिप्लेस मैन्युअली। एंड लास्ट फोर्थ डिग्री, हेमरॉइड दैट आर परमानेंटली प्रोलैप्स्ड, मैन्युअली भी अंदर नहीं जा रहे। ये प्रोलैप्स की डिग्री है, इसके हिसाब से पाइल्स की सर्जरी की जाती है। तीसरा पेन, हालांकि पेन इसमें नहीं होता पाइल्स में, बहुत रेयरेस्ट को ऐसा व्यक्ति बोलेगा कि यार उसको पाइल्स में दर्द हो रहा है, दर्द नहीं होता। म्यूकस डिस्चार्ज वगैरह हो सकता है ना, एनीमिया होगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। इंस्पेक्ट करेंगे आप रेक्टल रीजन को तो आप देख लोगे कि बंच बाहर दिख रहा है, और उसी आधार पर समझ सकते हो कि पाइल्स इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। डिजिटल एग्जामिनेशन ग्लव्स पहन के 2 फिंगर डायलेट करने देखना पड़ता है, प्रोक्टोस्कोप लगा के देखना पड़ता है। तो ये कुछ इसकी डायग्नोस्टिक टूल्स। कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेंगुलेशन, ब्लड सप्लाई चोक हो सकता है, गैंग्रीन बन सकता है, स्कार बन सकता है, पस बन सकता है। ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन। नाउ ट्रीटमेंट क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि एलोपैथ के पास कोई दवाई गोली है स्टूल सॉफ्टनर वगैरह के अलावा, है ना। लेकिन एक इंजेक्शन थेरेपी, इंजेक्शन डाल के उसको पूरा सुखा दिया जाता है। या एक हमारे मेरे कुक्षी में भी एक बंगाली डॉक्टर है, डॉक्टर राय, वो बढ़िया क्या के बोलते हैं ये भेड़िए के बाल हैं, वो मस्त से बांध दे, जैसे यहाँ पे भी बांध देते ना नाई लोग, वो बांध देते हैं। फिर 2-3 दिन खूब दुखता है, दे डाइना बार के 3 दिन TDS डोज लगा लगा के 2-3 दिन झेलना होता है वो दर्द। फिर वो मस्त से, चूंकि सर्कुलेशन उसका स्टॉप कर दिया अपन ने, वो भेड़िए का बाल बांध के, धागा बांध के, तो फिर वो मस्त से गिर जाते हैं, सर्जरी से उसको व्रैप कर देते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर वो क्योंकि टेंडेंसी तो यही, तो वापस आएंगे। 2-4 साल की बात है, 2-4 साल खुश हो लो, फिर आना है। इंजेक्शन थेरेपी होती है, रबर बैंड बांध देते हैं, क्रायो सर्जरी होती है फ्रीजिंग या टेम्परेचर से, है ना, या हेमरेडोक्टोमी होती है, हेमरेडो काट दिया जाता है। और भी ढेरों ऑपरेशन है, पर चूंकि हमें सर्जरी है, अब चूंकि हम BHMS में से जिंदगी भर नहीं कर सकते, इसलिए इन बातों पर ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको होम्योपैथिक के अंदर, है ना, तो एस्क्यूलस, रिदानिया, कोलेंसोनिया, हेमामिली, सल्फर, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, एलोसोकोटिना, थूजा, ढेरों मेडिसिन में पाइल्स, ढेरों। इट इज ऑल अबाउट पाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक निकालिए, फिशर इन एनो। पाइल्स DIB में 20 मार्क्स में आता है, MPMS में 10 नंबर में आएगा। फिशर इन एनो, ये बहुत पेनफुल कंडीशन है, जिसको होता है वो जानता है क्या हो गया उसके साथ। कल मैंने फिस्टुला बताई थी, उसमें पानी वानी बहता है, दर्द नहीं होता, लेकिन कभी रेक्टम कोई हार्ड स्टूल से, या कोई भी चोट लग गई, या फिर कोई इस्चेमिक नेक्रोसिस हो गया, या पीछे सपोर्ट नहीं मिला और वो क्रैक हो गई, तो दरार आ जाती है एनस कैनाल में, और उस वजह से उस दरार से जब जब भी स्टूल गुजरेगा ट्रेमेंडस दर्द होगा, अनबियरेबल, घंटों तक चलता है आफ्टर डेफिकेशन। व्यक्ति डरता है, और यार फिर प्रेशर बन गया यार, लेटरिन जाऊंगा कि 2-4 घंटे तो बल्ले ही नहीं पड़ेगी, ये स्थिति हो जाए। फिशर बहुत खतरनाक चीज। फिशर इन एनो इज अ वेरी कॉमन एंड पेनफुल कंडीशन। फिशर अगर मोस्ट कॉमन इन द मिडिल पोस्टीरियरली। ये पोस्टीरियरली क्यों होता है, क्योंकि इसमें, ये देखो पोस्टीरियर इसलिए होता है क्योंकि इसमें एंगुलेशन है, तो दरार जल्दी वहीं बन जाएंगी एंगल्स पे। जैसे ये देखो, तो यहाँ पर, यहाँ जल्दी फट जाएगा, यहाँ जल्दी फट जाएगा, क्योंकि ये एंगल है, यहाँ जल्दी क्रैक्स आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, मिड लाइन पोस्टीरियरली में ज्यादा ये क्वेश्चन आता है MD इंटर्न वगैरह में, कि फिशर सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं, मिड लाइन पोस्टीरियरली, क्योंकि सबसे ज्यादा एनल कैनाल यही सबसे कम प्रोटेक्टेड रहती है। इन मेल फिशर यूजुअली अगर इन मिड लाइन पोस्टीरियरली, बहुत ही कम एंटीरियरली होती है, बट फीमेल में भी
एंटीरियर पोस्टीरियर का रेशो मेल में 90 और 10 का है, फीमेल में 60-40 का है। मतलब महिलाओं में एंटीरियर भी थोड़ा सा कॉमन है। क्लियर है? चलो, वजह प्रीडोमिनेटली पोस्टीरियर मिडलाइन जो है लोकेशन, वो इसलिए होता है, एक तो उसमें क्या एंगुलेशन होता है एनल कैनाल का, पोस्टीरियर एंगुलेशन रिलेटिवली थोड़ी सी एनल कैनाल में फिक्स्ड होती, सॉफ्ट नहीं होती, और फाइबर थोड़े कम होते हैं, सपोर्ट कम मिलता है, और कॉन्स्टिपेशन, स्पाज्म, या बहुत ज्यादा सर्जिकल रिमूव कर दिया अपन ने स्किन पाइल्स वाइल्स में, ठीक है, तो जाके फिशर डेवलप हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन इसका एक मेन कॉज है। आपने ब्रायोनिया पढ़ी होगी, चेलिडोनियम पढ़ी होगी, ओपियम पढ़ी होगी, बिल्कुल ड्राई एज इफ बर्न स्टूल पास होता है, जला हुआ स्टूल, इतना सूखा, तो उसमें बहुत ज्यादा रेशे आ जाते हैं इनके नाम। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस, कॉन्स डिसीज, सिफिलिस ऑफ इंटेस्टाइन, टीबी ऑफ इंटेस्टाइन, इन बीमारियों में फिशर हो सकती है, बट 90% मरीज कॉन्स्टिपेशन की वजह से होंगे। ठीक है, एक्यूट क्रोनिक दो टाइप की हो सकती है। सिम्टम, एकमात्र सिम्टम है दर्द, घंटों तक बना रहता है आफ्टर डिफिकेशन, बर्निंग, कटिंग पेन। So this is condition is a most common woman, mostly seen between 30 to 50 pregnancy वगैरह constipation common है, अगर sometime in children also, but aged लोगों में मसल्स हाइपोटोनिक वजह से कम होता है। कॉन्स्टिपेटेड हार्ड स्टूल की हिस्ट्री मिलती है, ठीक है, और सिम्टम क्या मिलता है अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। पेन इन ब्लीडिंग आर द टू मेन सिम्टम, पेन स्टार्टिंग विद एंड फॉलोइंग डेफिकेशन, जैसे ही डेफिकेशन हुआ दर्द चालू, और फिर दर्द बना रहेगा घंटों तक बना रहेगा। कोई लोग शार्प, कोई बाइटिंग, कोई बर्निंग, कोई कटिंग दर्द बोलता है। दर्द बयां करने की विशेषता अलग अलग हो सकती है, बट बहुत दर्द होता है ये मान लो, ठीक है। फिर इसका इलाज क्या है मालूम है? लोग लिंडोकेन जाइनोकेन लगा के लेटरिंग करते हैं, डायनापाक खा के लेटरिंग करते हैं, ये स्थिति हो जाती है, ठीक है। एग्जामिन करोगे तो क्लोज्ड पकड़, थोड़ी सूखी हुई ड्राई एनस मिलेगी, फिशर दिख जाएंगे अलग ही आपने को, ठीक है। चलो, ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी करना पड़ती है भैया, कोई ऑप्शन नहीं। या लिंडोकेन जाइनोकेन लगाओ, एनस को थोड़ा डायलेट कर दो सर्जिकली, बाकी कोई इलाज नहीं, डायनापार खा के लेटरिंग जाओ। इट इज ऑल अबाउट फिशर, ठीक है। चलो, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम नहीं पढ़ना है। यस, एक टॉपिक निकालिए, इम्परफोरेटेड एनस। इम्परफोरेटेड एनस, पाइल्स 20 मार्क्स में आता है, फिशर 5 नंबर में आती थी, और ये तो 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकते हैं। बट क्या होता है कभी कभी कि एनल ओरिफिस किसी किसी के अंदर डेवलपमेंटल एरर की वजह से बनती ही नहीं है। तो किसी किसी व्यक्ति में एनल कैनाल परफोरेटेड नहीं हो पाती, उसका एक एग्जिट जो है वो ओपनिंग नहीं होता है, तो इस बीमारी को बोलते हैं इम्परफोरेटेड एनस। और ये सर्जिकली ट्रीटमेंट है, कोई दवाई आज तक नहीं बनी जो ऐसा कर दे कि एनस को परफोरेट कर दे, इम्पॉसिबल। बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाएगा, बात समझ में आ जाएगी, और बच्चा खूब रोएगा क्योंकि वो लेटरिन पास नहीं कर पा रहा होगा, तो सर्जरी इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं होगा। दिस इज नॉट अनकॉमन, तो ये बहुत ज्यादा अनकॉमन नहीं है, कॉमन है। कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी इन विच देयर इज अ इम्परफेक्ट फ्यूजन, तो हाइंड गट, मिड गट और जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर आपस में फ्यूज नहीं हो पाती, डेवलपमेंटल एरर की वजह से, डेवलपमेंटल एरर की वजह से जो है वो एनस जो है वो परफोरेट नहीं रहती है, उसका ओपनिंग जो होता है माउथ या जो भी रास्ता है वो प्रॉपर क्लोज्ड रहता है, ठीक है। इसकी कुछ वेराइटीज है, मेम्ब्रेनस स्टेनोसिस, कवर्ड एनस, स्टेनोज्ड एनस, एक्टोपिक एनस, ये इसी से संबंधित 4 नाम हो रहे हैं, जो उसमें भी ओपनिंग जो प्रॉपर बनना चाहिए थी वो नहीं बन पाती, ठीक है। सिम्टम क्या हो गए? फेलियर टू पैसेज ऑफ मैकोनियम इज अ मेन कंप्लेंट। तो मरीज जो है वो तो बच्चा है 1 दिन 2 दिन 3 दिन का, तो उसके पेरेंट्स आएंगे और आपको डॉक्टर को बोलेंगे कि भैया
ये बच्चा ने 2-3 दिन हो गए लेटरिंग ही नहीं करा और रो बहुत रहा जब से पैदा हो। आधा एक दिन तक तो जब पैदा हुआ तब तो ठीक था, फिर अगले दिन से खूब रो रहा है और अब तो रोना पड़ गया। ठीक है, तो एग्जामिन करोगे तो आपको एनएस परफेक्ट दिखेगी ही नहीं। ठीक है, चलो तो सर्जरी करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन। इट इज ऑल अबाउट इम्परफेक्ट एनएस। फिर एक टॉपिक और है, ये भी 2-5 नंबर में पूछ ले तो पूछ ले, पिलोनाइडल साइनस में से मैंने आपको जब जनरल सर्जरी पढ़ाई थी तब 2 बीमारियां पढ़ाई थी, साइनस और फिस्चुला। साइनस यानी ब्लाइंड ट्रैक्ट, अंधा कुआ, सरफेस में छेद है और वो अंदर 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 वो छेद बढ़ता जा रहा है, आर पार नहीं होता। फिस्चुला में आर पार हो जाता, जो कल पढ़ाई थी मैंने। तो कभी कभी एनल कैनाल के आसपास बॉयल बन जाते हैं। जनरली ये ट्रक ड्राइवर वगैरह जो लंबे समय बैठे रहते हैं, ट्रक चलाना भी है और नीचे बैठे रहोगे तो कंजेशन होगा वेन्स में, तो फिर हमको अपने बटक हिलाना ही पड़ेंगे। कई बार बाल तोड़ हो जाता है, बॉयल हो जाता है और फिर वो पस प्रॉपर ड्रेन नहीं होता, तो अंदर के अंदर वो एक ओपनिंग बना लेता है, अंदर एक ट्रैक बना लेता है, अनहेल्दी ट्रैक। इसे बोलते हैं पिलोनाइडल साइनस। ये जीप ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर यानी ड्राइवरों को बहुत ज्यादा होता है। दिस इज एन एक्वायर्ड कंडीशन एंड सीन इन द एडल्ट मेल। दिस इज हार्डली सीन इन द फीमेल। ड्राइवर्स को हो रहा है इसलिए मेल। While sitting, the buttock moves and hair broken off by friction and collect in the cleft. When the toilet paper is used, hair indulge, तो कुछ भी हो सकता है, बाल तोड़े कुल मिला के। ठीक है, डर्मेटाइटिस वगैरह से भी हो सकता है। This type of the sinus lined by the stratified squamous epithelium. Stratified squamous epithelium से ही स्किन और एनल कैनाल के आसपास का जो एरिया है पेरिनियम वो कवर्ड है, तो ये साइनस भी उसी का बना होता है। ठीक है, चलो तो पैथोलॉजी, तो साइनस एक्सटेंड टू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज। स्किन के अंदर एक गड्ढा रहता है, दिखता है, देखो आपको ये फोटो दिखा भी रही है। ठीक है, तो साइनस अंदर के अंदर गड्ढा दिख रहा होगा आपको इसमें। ठीक है, क्लिनिकल फीचर, प्रीनॉइडल साइनस यूजुअली प्रेजेंट विद द मेल, 20-30 साल की उम्र में ज्यादा होता है। ठीक है, मेल में ज्यादा होता है। द कंडीशन इज मोर ऑफन सीन इन द जीप ड्राइवर और कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर। सो प्रीनॉइडल साइनस इज ऑफन रिफर्ड एज द जीप डिसीज, इसलिए जीप डिसीज, कार डिसीज, ट्रक डिसीज बोलते हैं। और पस बन जाएगा अंदर के अंदर तो फोड़ा रिसेगा, पस रिसेगा, फ्लूइड रिसेगा, इसमें इचिंग होगी, एक्जिमा। चलो, कॉल आ गया था, है ना। इसको जीप डिसीज भी बोलते हैं, ट्रक डिसीज भी बोलते हैं। और पस रिसेगा, परसिस्टेंट मॉइस्टनेस रहेगी, अंडरगारमेंट्स भीग जाएंगे। और चूंकि ये बॉयल है और बॉयल के बाद साइनस बना है, इसलिए से बुखार भी आएगा, ऑफेंसिव पुरलेंट डिस्चार्ज भी होंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में इसमें एब्सेस बन सकता है, बार बार इन्फ्लामेशन होगा, बार बार साइनस बन सकता है, सर्जरी करना पड़ती है और उसको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। और यदि बार बार साइनस बन रहे हैं, बार बार बॉयल हो रहे हैं, तो डायबिटीज को भी एक्सक्लूड करवा लीजिएगा। एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा पस, और कोई इलाज नहीं है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। कभी पूछा नहीं जाता है बट आपको नॉलेज होना चाहिए। इन्फ्लामेशन ऑफ एनस इज नोन एज प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द रेक्टल म्यूकोजा और एनल म्यूकोजा इज नोन एज प्रोक्टाइटिस। और ये 2 टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। सिम्टम टेनिसमस, जब भी लेटरिंग होगी दर्द बहुत होगा, हमेशा लेटरिंग मन करेगा, यानी कि इनइफेक्चुअल डिजायर फॉर डेफिकेशन। ठीक है, वो देखने को मिलेगा इसके अंदर। इंटेंस डिजायर टू डेफिकेट बट अमाउंट ऑफ फीसेस वेरी स्लो, न सोएगा पढ़ना मालूम पड़ जाएगा, लिखा हुआ है। कभी कभी ब्लड और म्यूकस और पल्स भी निकलता है,
कभी कभी बुखार और मेलेस भी इसमें है, क्योंकि इन्फ्लामेशन। रेक्टम को एग्जामिन करोगे, इन्फ्लामेशन मिलेगा, रेड मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, छूने पे दर्द होगा, बुखार आएगा व्यक्ति को। वजह एग्जैक्ट कॉज तो नहीं मालूम, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस, डिसेंट्री, अमीबी डिसेंट्री, शिगेला डिसेंट्री, है ना, एनल इंटरकोर्स, टीबी, गोनोरिया, सिफिलिस, फंगल इन्फेक्शन, ये सभी प्रोक्टाइटिस करा सकते। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीट द कॉज। फंगस है तो एंटी फंगल दो, बैक्टीरिया तो एंटी बैक्टीरियल दो, ट्रोमा है उसको ठीक करो। अगला टॉपिक है, ये भी 2 नंबर 5 नंबर में कभी पूछ ले तो जनरली नहीं आता, प्रूराइटस एनाई। एनल कैनाल में मॉइस्चर बने रहने की वजह से इचिंग मेंटेन रहती है। इट इज नॉट अनकॉमन, मतलब ये भी कॉमन प्रॉब्लम है। इनट्रैक्टेबल इचिंग अराउंड द एनस, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल डिजायर होती है एनस के आसपास इचिंग होती है। मैं प्रूराइटस एनाई पढ़ा रहा हूँ। इनट्रैक्टेबल इचिंग अराउंड एनल कैनाल इज नोन एज प्रूराइटस एनाई। ठीक है, अब देखते हैं ये वजह है। प्रोलेक्सिन पाइल्स की वजह से हो सकते हैं, एनल फिशर की वजह से हो सकता है, फिस्चुला, एक्ट्रोपियन यानी कि थोड़ा सा प्रोलेप्स भी हो गया है रेक्टम का, और एनस जो है वो थोड़ा बाहर आ गई है, कॉन्डाइलोमेटा, वॉट्स हो सकते हैं, एनल कैनाल कैंसर हो सकता है, इन सब की वजह से। लेकिन फिस्चुला इसका बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि फिस्चुला की वजह से मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और उस वजह से फंगल इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाएंगे। डर्मेटाइटिस बढ़ सकता है, डायबिटीज, ज्वेंडिस, डायरिया, ल्यूकोरिया, पैरासाइट्स, एलर्जी, किसी को अंडरगारमेंट की एलर्जी होती है, इन सब की वजह से प्रूराइटस नहीं देखने को मिलती। ट्रीटमेंट एलोपैथ के पास जाना, वो एलेग्रा, सिट्राजिन, एविल दे देगा, और कोई इलाज नहीं है, या फिर वो कॉज ठीक करेगा लाइक फिस्चुला, लाइक वॉट एवर। और हमारे पास में भी कुछ अच्छी दवाइयां हैं जो प्रूराइटस नहीं ठीक करती। प्रूराइटस एनाई इसमें लिखा नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को वार्म इंफेस्टेशन से भी होती है। सेनेगा एक होम्योपैथिक रेमेडी है, ट्यूक्रियम एक होम्योपैथिक रेमेडी है, जिसमें लिखा हुआ है कि जबरदस्त इचिंग होती है नस में ड्यूरिंग वार्म इंफेस्टेशन। क्लियर है? चलो, ये प्रूराइटस नहीं थी, तो आज के लिए इतना ही, है ना। अपन अब कल ही पढ़ पाएंगे, मेरा थोड़ा गला खराब है। कल हम अम्बलाइकस के साथ में हर्निया पढ़ेंगे, कल मतलब परसों। हर्निया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जिट हो जाओ।